मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपकी खिदमत में कॉन्स्टिट्यूशन पे 8वां लेक्चर लेकर हाज़िर हूं। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्रेसिडेंट और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उस पर उसके मुतल्लिक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो कौन हो सकता है, उसके लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रेसिडेंट के इख्तियारात क्या हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका फेडरेशन के साथ क्या ताल्लुक़ है। आम तौर पर ये कहा जाता है कि हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है, लेकिन ये बात कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, अगरचे एक छोटी सी कंडीशन उस पर आयद है कि प्रेसिडेंट उन पावर्स को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करता, वो उन पावर्स को फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी एडवाइस यानी कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस पर एक्सरसाइज करता है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे लेक्चर्स जो हैं वो बाकायदगी के साथ मिलते रहें। यकीनन ये आपकी कामयाबी के लिए इंतहाई ज़्यादा सूदमंद मुफीद साबित हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लेक्चर 8 को शुरू करते हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स प्रेसिडेंट एंड फेडरेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा मेरी मुख्तसर सी बुक्स हैं, चंद एक, जबकि 30 के करीब मेरी बुक्स हैं। इनको आप पढ़ सकते हैं। ये डायरेक्टली इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पे बात की गई है। जी, तो इसमें हम देखते हैं जी कि आइन के जो आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के ऑफिस से मुतल्लिका है। तो इसमें जो प्रेसिडेंट आर्टिकल 41 है वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंट होगा और वो प्रेसिडेंट जो है वो फेडरेशन का हेड होगा। तो इस तरह फेडरेशन की जितनी पावर्स भी हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो प्रेसिडेंट जी जैसे ही इलेक्ट होता है उसका टेन्योर 5 साल के लिए है जो कि आर्टिकल 44 के तहत है। तो प्रेसिडेंट जैसे इलेक्ट होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट से हल्फ लेता है और जैसे ही प्रेसिडेंट हल्फ लेता है तो देन ही फॉर्मली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी कंडीशंस क्या है जी? प्रेसिडेंट के लिए जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी वही कंडीशंस हैं जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि प्रेसिडेंट के लिए आइन में एज का तयन किया गया है जो कि 45 ईयर है, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र कम अज़ कम 45 साल होनी चाहिए और बाकी सारी की सारी वही कंडीशंस हैं जो कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए हैं। लेकिन उसमें एक और जो फर्दर कंडीशन है कि प्रेसिडेंट के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है जबकि बाकी पार्लियामेंटेरियंस के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 44 में जी टर्म ऑफ ऑफिस है, तो जिस दिन प्रेसिडेंट ओथ लेता है उस दिन से लेकर प्रेसिडेंट 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। उससे पहले प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर सकता है, अगर बीमार हो तो उसे फिर रिमूव किया जा सकता है। तो वो उसके लिए एक तरीक़ाकार मौजूद है। तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है जी वो आर्टिकल 47 में दिया गया है, रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिमूवल जो है वो या इम्पीचमेंट जो है वो पार्लियामेंट करती है, यानी कि जब कभी किसी हाउस के जो मेंबर है 2/3 जो मेंबरशिप है उसमें एक मखसूस परसेंटेज है, जब वो एक रेजोल्यूशन मूव करती है तो उसके नतीजे में स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जो है वो पार्लियामेंट का सेशन समन करते हैं और उसमें फिर प्रेसिडेंट जो है उसको अपने दफा का मौका दिया जाता है और फिर अगर पार्लियामेंट की मेजॉरिटी चाहे तो फिर प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है। दैट्स द प्रोसीजर। अदरवाइज प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर सकता है। हमारे मुल्क में आज तक प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट या रिमूवल का कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ।
अच्छा, उसके बाद प्रेसिडेंट के अगर हम इख्तियारात की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन, रिप्रीव, रिमिशन या सज़ाओं में कमी बेशी करने का इख्तियार रखता है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो यकीनन ये आर्टिकल 46 ये बताता है कि प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो कुछ भी करेगा वो साथ साथ प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता रहेगा। फिर जी प्रेसिडेंट, ये जो आर्टिकल 48 है, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट की पावर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो आर्टिकल 48 में दिया गया है प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस। तो इसमें ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस पर अमल दरामद करेगा। तो इस तरह ये जितनी पावर्स का मैंने जिक्र किया है वो सारी की सारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट की एडवाइस पर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है, उसकी अपनी को वेस्टेड पावर्स नहीं है। आर्टिकल 49 जो है जी ये प्रेसिडेंट का सक्सेशन बताता है। यानी ये बताता है कि अगर किसी वक्त प्रेसिडेंट छुट्टी पे हो, मुल्क से बाहर हो या अपने फंक्शंस परफॉर्म ना कर सकता हो तो उसमें फिर प्रेसिडेंट की जगह पर जो चेयरमैन सेनेट है वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है। अगर चेयरमैन सेनेट भी ना हो तो फिर स्पीकर जो है वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो काम करता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 2 स्टेज पर प्रेसिडेंशियल सक्सेशन मौजूद है। यानी कि वो सक्सेशन जो है वो चेयरमैन और स्पीकर की हद तक है, इससे नीचे नहीं है। जबकि अगर आप अमेरिकन सिस्टम में देखेंगे तो उसमें सक्सेशन बहुत नीचे तक जाता है। उसके बाद जी प्रेसिडेंट की हम पावर्स को देखते हैं जी, ये बहुत वसी पावर्स हैं। बस उसमें एक जो बहुत बड़ी पावर है प्रेसिडेंट की वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 54 के तहत जो है, पहले 50 के तहत प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट 3 अदारों पर मुश्तमिल है जिसमें प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली है। तो प्रेसिडेंट ही जो पार्लियामेंट है उसके सेशन या उसके किसी भी हाउस के सेशन यानी कि सेनेट और नेशनल असेंबली के सेनेट्स को सम्मन करता है और फिर वही उनको प्रोरोग करता है यानी कि मुलतवी करता है। उसके बाद जी आर्टिकल 56 ये बताता है जी कि प्रेसिडेंट जब चाहे तो वो पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस पर होता है। उसके बाद जी आर्टिकल 58 जो कहता है कि प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। सेनेट एक परमानेंट अदारा है, सेनेट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही होता है। इससे पहले यानी कि 18th अमेंडमेंट से पहले ये स्ट्रक्चर था कि प्रेसिडेंट के पास इंडिपेंडेंट पावर मौजूद थी कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था। इसी तरह जी आर्टिकल 72 ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो जॉइंट सिटिंग्स है उनको भी सम्मन कर सकता है और एड्रेस कर सकता है। आर्टिकल 75 ये बताता है कि जितनी भी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करेगी यानी कि जितने बिल्स पास करेगी उनको प्रेसिडेंट एसेंट करेगा। जब तक प्रेसिडेंट एसेंट नहीं करेगा उस वक्त तक कोई बिल जो है वो कानून नहीं बन सकता। लेकिन इसमें यह प्रोविजन रखी गई है कि अगर प्रेसिडेंट मखसूस अयाम के दौरान यानी कि डेज में एसेंट नहीं करेगा तो देन कोई भी बिल जो है वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता है। तो आर्टिकल 89 ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एमरजेंसी लेजिस्लेशन यानी कि ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट कर सकता है। ये उस वक्त होते हैं कि जब पार्लियामेंट इन सेशन ना हो लेकिन एमरजेंसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत हो। उसके बाद जी आर्टिकल 92 और 93 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स का तकर्रर करता है और वही उनसे हलफ लेता है चूँकि वो हेड ऑफ द स्टेट है। आर्टिकल 94 ये बताता है कि अगर किसी वक्त प्राइम मिनिस्टर की टर्म ख़त्म हो जाए तो प्रेसिडेंट उसको कह सकता है कि वो उस वक्त तक अपने ऑफिस में कंटिन्यू करे जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आता।
जी आर्टिकल 100 जो है जी ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को डील करता है, जो कि फेडरेशन का लीगल एडवाइज़र होता है। आर्टिकल 101 जो है वो गवर्नर्स की तकर्री को डील करता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होते हैं, जो सूबों में फेडरेशन के नुमाइंदे होते हैं। आर्टिकल 145 ये बताता है जी कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो गवर्नर को कुछ मखसूस फंक्शंस दे सकता है कि वो सूबे में अदा करे। आर्टिकल 153 ये बताता है जी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसके मेंबर्स चेयरमैन का तकर्रर भी प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 156 ये बताता है जी कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो कि इकोनॉमी को डील करती है उसका तकर्रर भी प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 157 बताता है जी कि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन का तकर्रर करेगा, जो कि सूबों के दरमियान जो रेवेन्यूज़ हैं, इनकम है, उसको शेयर करता है। आर्टिकल 168 बताता है जी कि जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसका तकर्रर भी प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 177 बताता है जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का तकर्रर जो है वो भी प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 182 ये डील करते हैं कि प्रेसिडेंट एडॉक और एक्टिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का तकर्रर भी करता है। फिर जी आर्टिकल 186 है जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीगल इशू पर एडवाइस ले सकता है। आर्टिकल 193 ये बताता है जी कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स के जजेस का भी तकर्रर करेगा। आर्टिकल 196 ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का मुकर्रर कर सकता है। आर्टिकल 197 ये बताता है जी कि हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस का तकर्रर भी प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 200 के तहत प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट का जज जो है उसे किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी कॉन्सेंट चाहिए। आर्टिकल 203C जो है ये फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्री से मुतल्लक है, जो कि प्रेसिडेंट को हासिल है। आर्टिकल 206 बताता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस का इस्तीफा एक्सेप्ट कर सकता है। आर्टिकल 209 जो है जी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लक है, जो कि जजेस की रिमूवल को डील करती है। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं और इनको प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भी भेज सकता है और फिर उसकी रिकमेंडेशन पर किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट के जज को रिमूव कर सकता है। आर्टिकल 213 ये बताता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स का तकर्रर भी प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 221 ये बताता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं वो भी सदर बनाएगा। आर्टिकल 224 ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जब असेंबली की टर्म ख़त्म हो जाती है तो फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो तकर्रर है वो भी सदर करेगा। आर्टिकल 227 ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन और मेंबर्स जो कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी है उनका भी तकर्रर करेगा और इसी तरह उनके रूल्स भी बना सकता है। और आर्टिकल 229 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस में अगर कोई लॉ ज़ेर गौर है या लॉ बन चुका है तो उसके मुतल्लिक कि क्या वो इस्लामी है या गैर इस्लामी है तो वो काउंसिल को रेफरेंस भेज सकता है। आर्टिकल 231 के तहत प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी के रूल्स बना सकता है। आर्टिकल 232 के तहत ये 32, 34 और 35 जो है ये एमरजेंसी पावर्स हैं। इसमें आर्टिकल 232 जो है उसके तहत अगर जंग की सूरत हाल हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इशू कर सकता है। आर्टिकल 234 के तहत अगर किसी सूबे में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, यानी कि सूबाई असम्बली या चीफ मिनिस्टर या और किसके
किस्म का कोई क्राइसिस पैदा हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट इमरजेंसी उस सूबे में लगा सकता है। आर्टिकल 235 ये कहता है कि अगर कहीं पर मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगा सकता है। इसी तरह ये जितनी भी इमरजेंसीज हैं तीनों किस्म की, इनकी वापसी आर्टिकल 236 के तहत होती है, वो प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद जी आर्टिकल 238 डील करता है जी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को, तो उसका जो बिल है उसकी असेंट भी प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 242 में जी ये अपॉइंटमेंट आ जाती है जी पब्लिक सर्विस कमीशन की, और ख़ास तौर पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके मेंबर्स और चेयरमैन की तकर्री भी सदर करता है। आर्टिकल 243 है जी, इसमें आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह यानी कि इसमें चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इन चारों का तकर्र सदर करता है। आर्टिकल 250 में जी प्रेसिडेंट की सैलरी की बात की गई है। आर्टिकल 267 जो है वो ये डील करता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट के हवाले से कोई डिफ़िकल्टीज़ हों तो प्रेसिडेंट उन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव कर सकता है। इसकी टर्न्योर जी मुद्दत 2 साल थी कि जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जी आर्टिकल 268 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर्स कन्फर कर सकता है। तो जी थैंक यू वेरी मच। ये हमारा डिस्कशन था कि प्रेसिडेंट और फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स का बैलेंस क्या है। आप हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।